हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, जहां हम बात करेंगे राम मंदिर और पॉलिटिक्स के बारे में। बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर एक पॉलिटिकल इवेंट है, राम मंदिर पॉलिटिक्स है। बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं, राम मंदिर पॉलिटिक्स नहीं है, राम मंदिर आस्था। इस वीडियो में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के को फाउंडर्स अभिमन्यु और आयुष ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर क्या है, पॉलिटिक्स है, आस्था है, और क्यों है, कैसे है, और इसका बेनिफिट किसको होगा। तो वेलकम आयुष फॉर दिस सेशन। थैंक यू। आई थिंक हाँ, मतलब ये तो काफी चल रहा है मार्केट में कि राम मंदिर से पॉलिटिक्स कितनी ड्राइव हो रही है, बीजेपी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, या ये सब चीजें हो रही है। लेकिन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो काफी लोगों को नहीं पता है। तो और मतलब ये पता है कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं और वो सब चीजें हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिटेल्ड इस चीज पे हम एक व्यू देने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मतलब राम मंदिर की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चल रहा है सबके राम। हम्म। राम तो सबके हैं, पर राम मंदिर किसका है? हम्म। क्या राम मंदिर के लिए किसने लड़ाई लड़ी, किसने मांग उठाई, किसने गोलियां खाई? ये भी इंपॉर्टेंट है। राम सबके हैं, राम मेरे हैं, राम आपके हैं, राम कांग्रेस के हैं, राम विश्व के हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। पर जब अयोध्या में मस्जिद थी, जब विवाद की बात थी, जब हुआ कि राम मंदिर का आंदोलन होना है, तो आप देखेंगे तो राम मंदिर का आंदोलन दो संस्था, दो सामाजिक संस्था और दो राजनीतिक दल, हम्म। इन्होंने ही किया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, और उस समय की बाला साहब ठाकरे के लिए की शिवसेना। इसके अलावा किसने मंदिर का समर्थन किया, बताइए? क्या कांग्रेस ने कभी समर्थन किया? क्या हम्म। समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया? क्या तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन किया? क्या आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, या आम आदमी पार्टी के उस समय के नेताओं ने समर्थन किया? तो जब आप बोल रहे हैं सबके राम, वहां तक तो ठीक है, बट सबके राम मंदिर में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन? आपने तो समर्थन तो दूर की बात, आपने तो विरोध किया। आपने बोला कि बाबरी वहां होनी चाहिए, बाबरी का मस्जिद का तोड़ना गलत है। आपने कहा कि वहां पे स्कूल या हॉस्पिटल बनने चाहिए। 2012-2014 तक की बहुत कॉमन नैरेटिव थी कि वहां पे ना मंदिर ना मस्जिद, स्कूल हॉस्पिटल बने। तो हम्म। आपने तो समर्थन तो दूर का बात, आपने तो राम मंदिर का विरोध किया। हम्म। तो जब आपने राम मंदिर का विरोध किया, तो राम मंदिर का राम मंदिर का जो लीगल। क्रेडिट है, हाँ, क्रेडिट, हाँ। वो वो आपको किस। कैसे मिल सकता है? हम्म। या हम्म। आप कैसे ले सकते हैं? हम्म। वो तो उसी मिलेगा ना जिसने लड़ा है, हम्म। जिसने गोलियां खाई है, जिसने लाठियां खाई है, जिसने सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा की है। तो यदि कुछ होता है तो क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। हम्म। तो मेरे ख्याल से राम मंदिर का जो उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, वो हाँ एक पॉलिटिकल इवेंट है। और मुझे लगता है कि इससे किसी को इसके लिए कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिन्होंने किया उनको भी इसको डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि हाँ, ये पॉलिटिकल इवेंट है, ये पॉलिटिकल लड़ाई थी। जो भाजपा के नेतृत्व में, भाजपा के अडवाणी जी के नेतृत्व में, उसके बाद जो भी नेतृत्व रहा है, भाजपा के नेतृत्व ने पिछले 4 दशक से ऑलमोस्ट 30-40 साल ये लड़ा। तो भाजपा और शिवसेना इकलौती पार्टी है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और उसको मुकाम तक पहुंचाया है। और हम्म। मुकाम तक पहुंचाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली पहुंचाया है, हम्म। जुडिशियरली पहुंचाया है, और डेमोक्रेटिकली पहुंचाया है। किसी से चीटिंग करते हुए नहीं पहुंचाया है। ऐसा तो नहीं है कि जब भाजपा चुनाव में गई तो उनका राम मंदिर एजेंडा नहीं था और सरकार में आया तो राम मंदिर बना दिया। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। 40 साल से उनके मैनिफेस्टो का एजेंडा रहा कि राम मंदिर हम जीतेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। जनता ने कभी वोट दिया, जनता ने कभी वोट नहीं दिया। जनता ने जब वोट नहीं दिया, जनता ने जब मुलायम सिंह को वोट दिया, तो इन लोगों पे गोलियां चली। और जनता ने जब इनको वोट दिया है तो राम मंदिर बना। और राम मंदिर बना है, 40 साल की लड़ाई लड़ी है, उसको मुकाम तक पहुंचाया है, तो क्रेडिट तो लेंगे ना। हम्म। और चुनाव के पहले क्रेडिट लेंगे। हाँ, तो टाइमिंग पे इस पे लोगों का वो था कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, आप अभी इसको बनाना नहीं चाहिए था, अभी प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी नहीं था, क्योंकि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि ये गलत समय। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल एंगल की दृष्टि से देखें तो इससे बढ़िया समय है ही।
तो और तो इन सब और चीजों से समझ में आ रहा है कि दिस इज अ पॉलिटिकल इवेंट, मतलब इसमें कोई। और मैं बहुत मजबूती से बोलता हूँ कि जो फेट होता है वो पावर से डराइव होता है। यदि देश में हिंदू राजा हुए तो मंदिर बने, बुद्धिस्ट राजा हुए तो बौद्ध विहार का निर्माण हुआ, जैन को पालने वाला राजा हुए तो जैन का उद्धार हुआ, मुस्लिम राजा हुए तो मस्जिदें बनी। तो फेट पावर को डिफाइन करता है, ऐसा नहीं है, पावर से फेट चलती है। जिसका जिसका समय आया है उसने उस हिसाब से सरकार चलाई, उस एजेंडा पे चलाई है। और अभी तो सरकार तो किसी को मार के, हत्या करके, युद्ध से तो सरकार बन नहीं रही है। ये तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार। तो यदि जनता को था कि राम मंदिर मुझे नहीं चाहिए तो 14-19 में नहीं वोट देते। और यदि अभी भी लगता है कि गलत कर दिया है तो 24 में बाहर कर देंगे। ये तो इतनी आई थिंक। सुंदर प्रक्रिया है गणतंत्र की कि चेक एंड बैलेंसेस है। हर 5 साल में जनता चेक एंड बैलेंस करती है, जनता अपना पावर का एहसास कराती है। यदि किसी को लीवे भी मिलता है तो 5 साल का ही लीवे मिलता है, 5 साल बाद तो फिर उसे जनता के पास जाना है। और ये जनता तय करेगी कि ये सही है गलत है, टाइमिंग क्या है। तो डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक है, जनता तय करेगी, ना मोदी मालिक है, ना कांग्रेस मालिक है, ना भाजपा मालिक है। तो आई थिंक जनता 2024 में तय करेगी। यदि भाजपा को 350-400 सीट देती है तो राम मंदिर पे मुहर होगा। यदि भाजपा को गिरा के 200 सीट पिला देती है तो जनता ने राम मंदिर को नकार दिया। और ये तो मेरे ये तो ख्याल से ये हमें नहीं दिख रहा है जिस हिसाब का उत्साह और जो जो चीजें दिखी अभी, तो राम मंदिर में ना सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स और ये सब लोग, इवन जो कांग्रेस को वोट देता है या फिर जो न्यूट्रल है रीजनल पार्टी, सब लोग एकजुट होकर और उसमें अब वो वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और जो जो मोदी जी के लिए एक और लोगों का वो आया है कि अच्छा इन्होंने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के लिए उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा और पूरा कि उसके लिए पूरे तन मन धन से जो काम किया है, उस चीज को लेके लोगों में है कि हाँ इन्होंने ही करवाया है। मतलब मोदी जी ने नहीं, बट हाँ मतलब पूरे बीजेपी और पूरा आरएस पूरा उस तंत्र ने इस काम को अंजाम दिया है, तो आई थिंक। और मतलब बहुत मैं फ्रैंकली बताऊं तो आप आज से 10 साल 12 साल पहले जाएंगे तो राम मंदिर बनेगा, ये अनइमेजिनेबल थॉट। हम्म। मतलब ये यदि ये कोई सोच बोल रहा था, यदि कोई बोल रहा था, कोई ऐसा सोच रहा था तो उसे पागल के कैटेगरी में, एक्सट्रीमिस्ट के कैटेगरी में डाल दिया जाता था 10 12 14 साल पहले। मैं अपने फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था 14 साल 15 साल पहले के कमेंट्स पे, लोगों के कमेंट्स में आपको बताता हूं कि दुनिया का कोई कोर्ट राम मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दे सकता है, भाजपा कभी राम मंदिर बनाएगी नहीं, नहीं तो वो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी वहीं। हाँ इशू की दिवालिया निकल जाएगी, उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचेगा तो कभी बनाएंगे नहीं, हम्म। कोई जज रिस्क नहीं लेगा। हम्म। ठीक है, तो ये भावना कि राम मंदिर हो भी बन भी सकता है, ये मतलब लोगों की कल्पना से बाहर था, सोच से बाहर था। हम्म। तो वो एक दिन था। और आप अभी जब जनवरी 2024 में बैठे तो एक जो आपको दिख रहा है कि एक जो 2012 2010 2008 में जो एक्सट्रीमिज्म करा दिया जा रहा था, आज वो मेन स्ट्रीम। हम्म। आज वो यदि इसमें आप देखे होइएगा तो मैं तो बैंगलोर हैदराबाद साउथ के शहर नॉर्थ के शहर, हर शहर सजा हुआ था पाकिस्तान में। हर दिवाली। जगह दिवाली बन रही थी। इसका मतलब क्या है कि सारे लोग इसको दोनों बाहों से एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम्म। हम्म। इसको अपने भावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। जो 10 12 साल पहले एक्सट्रीमिज्म था उस पे आज समन्वय है, उस पे आज उत्साह है। किसी को तो इसकी क्रेडिट जाती है ना, जो एक्सट्रीमिज्म को मेन स्ट्रीम में ला दिया। तो ये तो लोगों के बीच संवाद से, मैसेजिंग से, कम्युनिकेशन से 10 12 साल में संभव हो पाया है ना। कि जो लोग 15, मैं देख रहा था ऐसे बहुत लोग थे जो 15 साल पहले बोलते थे कि नहीं बनना चाहिए और आज बोल रहे हैं जय जय श्री राम। ठीक है, अभी एक एएनआई की जो एडिटर है स्मिता प्रकाश, उनका भी एक स्क्रीनशॉट बाहर आया। उन्होंने 2010 में ट्वीट किया हुआ है कि मंदिर मस्जिद के बदले यहाँ अस्पताल हॉस्पिटल और ये बनना चाहिए। तो अगेन मैं किसी इंडिविजुअल को दोष नहीं दे रहा हूं, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ पूरा वो बदल गया है। यस, वो और वो मेन स्ट्रीम आ गई और समन्वय से बनी, मतलब विरोध से नहीं बनी है, समन्वय से बनी है। मेरे ख्याल से ये राम मंदिर बनने से बड़ा अचीवमेंट है। हाँ पर ये वाली जो चीज है कि तब भी अगर इसको लोग वैसे याद रखेंगे
तो कहीं ना कहीं उस चीज से याद रखेंगे कि एक मस्जिद को ढाया गया, थोड़ी बहुत हिंसा हुई, और तो ये अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो हिंसा से रिलेटेड है, बाद में नहीं हुई बनते टाइम। तो एक ये माहौल चल रहा है कि हिंसा की राजनीति होनी चाहिए। अभी जो कहा कि तमिलनाडु के गवर्नर या उन्होंने भी कहा कि गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई, मतलब हिंसा से आजादी, सुभाष चंद्र बोस ने आजादी दिलाई और उससे हुई। तो ये वाला जो पूरा नैरेटिव है कि जो इतने सालों तक चला था कि अहिंसा को लोग, हिंदुस्तान के लोग पहले रखते थे, क्या ये राम मंदिर और जो अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे कहीं ना कहीं ये अलग जाता हुआ दिख रहा है कि नहीं, मतलब हम दमदार और वो स्ट्रांग वाली जो चीज होती है कि उसमें देखिए, क्या। सिविलाइज सोसाइटी हम्म, हिंसा की जगह जितनी कम हो उतनी अच्छी, क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी है, लोगों को प्यार अमन चैन से, व्यापार भी बढ़ता है, देश का विकास भी होता है, समाज भी बढ़ोतरी करता है। तो हिंसा ना होना या हिंसक समाज कभी प्रगतिशील नहीं हो सकता, डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं होगा, क्योंकि हिंसा में यदि समाज का एक चंक उसमें रह गया तो ऑब्वियसली विकास में वो होगा। तो हिंसा का पक्षधर तो मैं नहीं हूं और ना होना चाहिए किसी को। पर आप ऐसे देखेंगे तो बाबरी मस्जिद में जो हिंसा हुई, यदि मैं गेट बैक करता हूं, तो क्या था, एक बड़ी आंदोलन चल कार सेवा करने की, और 6 दिसंबर 1992 को एक मोमेंट में कार सेवक बाबरी मस्जिद चढ़ गया और वो ढा ढहा दिया। दिया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर ढहाया था, किसी की जान मान की नुकसान नहीं किया गया था। एक स्ट्रक्चर जिसको एक समूह मानता था कि वो हमारा जमीन है, जिसपे किसी ने कब्जा किया हुआ, उसको लिबरेट कर लिया गया, ऐसा करके उसने वो कर दिया। उसके बाद दंगे चालू हुए, खास करके बंबई में और कुछ पार्ट्स में, जहां पे हिंदू मुस्लिम दोनों तरीके से राइट्स हुए, दोनों तरीके से हिंसा हुई, दोनों तरह से। अब आप देखेंगे तो वो आफ्टर मथ ऑफ अ बाबरी डिमोलिशन। अब यदि हिंसा नहीं होनी थी तो बाबरी मस्जिद का भी केस सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट में चल, द राइट लाइन वुड बी कि जो भी मान लीजिए किसी ने गलती की भी, ठीक है, तो द कोर्ट विल टेक इट टू द टास्क, नॉट द पीपल, राइट। तो आई थिंक वो हिंसा मेरे ख्याल से गलत थी उस समय, पर मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए था। यदि बाबरी मस्जिद में यदि कोर्ट फाइंड आउट करती किसी की गलती है तो कोर्ट जजमेंट देती, कोर्ट फैसला सुनाती। हाँ, लेकिन लेकिन ये वाली जो चीज है कि ये लोगों को पहले से अंदेशा था कि अगर बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो हिंसा होने के पूरे चांसेस हैं, जो कि हुआ। तब भी वो कदम उठाया गया। तो मेरा पॉइंट यही है कि क्या देश उस तरफ थोड़ा तो मूव हो रहा है कि लोगों का माइंडसेट देखेंगे तो अरे उस देश को पेल दो, मतलब लोगों का रहता है इस देश को कर दो। अभी मालदीव्स का इश्यू चला तो अरे उसको बर्बाद कर दो, मतलब हमें तो वो चाहिए। तो क्या ये माइंडसेट जो लोगों का हो रहा है इन सब चीजों की वजह से, उसको बीजेपी वापस लाना चाहेगी ढर्रे पे, क्योंकि उनकी उनकी पॉलिटिक्स अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उनको शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं है, या फिर लेकिन आपको मेरे लगता ख्याल है से ये नहीं जो और आप बोल रहे हैं माइंडसेट हो रहा है, ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इंसान की माइंडसेट होती है। होता है। हाँ, ये नॉर्मल का ये है इट्स या वेरी नेचुरल, पहला है पहले, हाँ, मतलब ठीक है ना, ये मतलब हाँ, एक राइट, वो राइट। न जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना इंसान देखता है, ना देश देखता है। इट हम्म, हैज नथिंग टू डू विद द कम्युनलिज्म या रिलीजन। हम्म। इट्स अ ह्यूमन नेचर, आप बोल लो या जो बोल लो, कि जो होता है कि भैया, मतलब उसमें मजा आता है, वो हाँ, जो भी। मजा आता है लोगों को वायलेंस देखने में, WWE तो देख। कॉलेज में कंबल कुटाई में लोगों को मजा आता था, ठीक है, तो वो हम्म, तो पेलने में मजा आता है लोगों को, वो लेकिन वही इसका कोई जात धर्म उससे वो लिंक नहीं है। मैं हाँ। एक चीज बोलना चाहूंगा आयुष, इस पे एक मेरी एक सीनियर जर्नलिस्ट से आज सुबह सुबह इंटरेक्शन हुई। हम्म, सीनियर जर्नलिस्ट का था कि देश अब सिकुलरिज्म से दूसरी तरफ मूव कर रहा, हम्म, खास करके राम मंदिर के बाद, हाँ, कि लेस सेकुलर फैब्रिक इन नेचर है, और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गया है। तो मैंने उनको 2 पॉइंट बोला विच इज वेरी रेलेवेंट जो आप बोल रहे हैं। हम्म, मैंने बोला देखिए, पॉलिटिक्स सोसाइटी के एस्पेक्ट पे चलती है। हम्म, सोसाइटी के मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं, गरीबी एस्पेक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एस्पेक्ट है, आपका कास्ट एस्पेक्ट है, रिलीजन एस्पेक्ट है, आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो एस्पेक्ट है।
तो सारे एस्पेक्ट है और सारे एस्पेक्ट पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते हैं। देश में एक बड़ा समय था जब क्लास बेस्ड एस्पेक्ट रहा, मतलब गरीबियों का एस्पेक्ट है, गरीबों का शोषण, मजदूर को वो स्लेवरी वाला टाइप का, कि परिवार को जो स्लेव समझ लेते थे, वो एस्पेक्ट रहा, वो भी सोसाइटी का एस्पेक्ट। फिर एक दौर आया जब 80 1980 1990s में, जब कास्ट का एस्पेक्ट रहा, कास्ट भी सोसाइटी का ही पार्ट है, वो एस्पेक्ट बना और उससे पॉलिटिक्स डिफाइन हुई। आज के दौर पे आप माने ना माने, चलिए मान लेते हैं रिलीजन का एक एस्पेक्ट बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन का एस्पेक्ट आज बढ़ा है, पहले कोई एस्पेक्ट नहीं था। सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिफरेंट टाइम पे पॉलिटिक्स को डिफाइन करते आए। जब स्लेवरी था, जब गरीब का शोषण हो रहा था, जब कास्ट वाइज पॉलिटिक्स हो रहा था, तब किसी ने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये गलत हो रहा है। आज रिलीजन पे हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया सेकुलर से मूव कर रहा है। आई थिंक उठाया था और तभी फिर धीरे धीरे स्लेवरी खत्म हुई, वही उठाया। ट्रांजिशन, ठीक है, तो फिर आएगा। दूसरी बात की, देखिए, भारत भारत जिस चीज से चलेगा वो एक ही किताब है, भारत की संविधान। संविधान में जो मूल मंत्र है वो डेमोक्रेसी है। तो देश कैसे चलेगा, सेकुलर ही रहना है, सेकुलर का कितना वेरिएंट्स रहना है, ये तो देश की डेमोक्रेसी तैयार करेगी ना। ये कोई एक आदमी या कोई इंटेलेक्चुअल या कोई एक धर्म या कोई एक इंडिविजुअल तय नहीं कर सकता। ये तो ठीक है कि लोग तैयार करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो भी लीडर्स हैं, जो भी नेतागण हैं, उनको देख के लोग उनसे प्रभावित होते हैं। तो हमेशा से ये रहा है कि आप महात्मा गांधी थे तो महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी से लोग प्रभावित होंगे, और कि अच्छा महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलने लगते हैं। अब नरेंद्र मोदी यहाँ पे सबसे इन्फ्लुएंशियल, आज की तारीख में उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आदमी नहीं है इंडिया में, तो उनके सिद्धांतों को फॉलो करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके सिद्धांत वैसे हैं, लेकिन जो एक इमेज धीरे धीरे बन रही है लोगों की कि वो स्ट्रांग वाली, तो मोदी जी को खुद को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर बात पे वो पेल दो वाला एटीट्यूड रहता है, लेकिन लोगों ने एक मतलब उनका, और वो उसको एंजॉय भी करते हैं साथ में, मतलब उसके साथ में वो बढ़ भी रहे हैं। लेकिन क्योंकि जब भी एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाने लगती है चीजें, तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होने में टाइम नहीं लगता। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अभी और चलेगा ये, या बीजेपी अब उस कंडीशन पे आ चुकी है कि अब उसको इसकी जरूरत नहीं है और अब थोड़ा सा वापस से मतलब थोड़ा सॉफ्ट चीजें आएगी मतलब? देखिए, मैं इसका भी जवाब उसी पे दूंगा कि ये बीजेपी तय करेगी जनता के मूड के हिसाब से। यदि उनको लगेगा कि जनता का मूड, मतलब जनता ये चाहती है कि ये और बढ़े, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी को, लेट्स बी वेरी वो, पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता चाहिए, ठीक है, सत्ता मिलेगी जनता से। तो जनता को इमोशन बनाने का भी काम करती है, इमोशन को इन्वोक करने भी काम करती है, और उसे पॉलिटिकल बेनिफिट लगाने का काम करती है। और ये भाजपा भी करती है और सब करती है, सबको करना चाहिए, ये डेमोक्रेसी का वो। तो अब भाजपा को किससे कितना बेनिफिट मिल रहा, उस पर ये डिपेंड करेगा। यदि ये समवेशी है, समवेशी है मतलब 70-80% हिंदू ये चाहते हैं, तो किसी पार्टी को करना पड़ेगा। हाँ हाँ। और पर यदि ये खड़ा होता है, यदि कुछ जो सेल्फ क्लेम इंटेलेक्चुअल्स हैं या ऐसे लोग, ये वो बड़ा डिवाइड होता है कि इससे उनका वोट टूट रहा है, वो पीछे आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये, और यदि आपका जो डर है उस पर मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यदि मेजोरिटीज ऑफ हिंदूज, जो 70%, 80%, 90% हिंदूज, यदि उस बड़े संख्या में सरकार को, नेता को बैक करे, इसी उसमें बैक करे कि वी हैव टू अचीव मोर, वी हैव टू गो मोर टुवर्ड्स रिलीजन पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल से भाजपा तो पीछे नहीं आएगी। बाकी पार्टियां को भी कहीं ना कहीं वो लाइन पकड़ना पड़ेगा, जो आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक लेवल पकड़ लिया है। आप मनीष सिसोदिया के 5 साल पुरानी स्टेटमेंट सुनेंगे, बिल्कुल ऐसी पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाकी पार्टी को वो लाइन आनी पड़ेगी, क्योंकि जनता डिमांड करेगी। आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि जनता तय करती है, लेकिन जनता का मूड जो होता है वो कई चीजों से अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं जैन हूँ, है ना। अभी जैन मंदिर का, एक दो मंदिर का कुछ इश्यू चल रहा था कि वहां पे इनका अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कुछ चीजें। तो अभी तक जो एक वे रहता था, वो रहता था जैनियों का वे, थोड़ा सा वो रहा है कि अहिंसा और उन सब से रहा है। इस बार जो मैं देख रहा था कि अरे नहीं हम भी लड़ेंगे और मतलब मंदिर के लिए बिल्कुल वो वैसे हो गए थे, मतलब गाने वगैरह वो सब चीजें चल रही थी।
तो एक वो समाज से इन्फ्लुएंस्ड है कहीं ना कहीं, कि बाकी जो भी चल रहा है उसको देख के उनको लग रहा है कि अच्छा, राम मंदिर इतना स्ट्रगल करके बन सकता है, तो हमारा भी जो भी बनाना है हमें शायद इस तरह से करना पड़ेगा। हालांकि संख्या बल नहीं है जेएनयू के पास में। तो वो बस मेरा पॉइंट ये था कि कहाँ पे जाता है, क्योंकि ये आपकी बात ठीक है कि जनता तय करती है, लेकिन उनको शह देने वाले भी तो रहते हैं ना। अब जैसे अभी आज की तारीख में जैसे बहुत पहले था कि जो प्रीस्ट संत या फिर जो कथावाचक और ये बहुत सारे होते थे, फिर बीच में थोड़ा डाउन आया था, आज वापस से वो बहुत हाई पे चले गए। तो उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट और वो सब भी मिलता ही है, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट कैसे भी कह लीजिए आप, तो वो चीजें मिलती है। तो उस पे था, बट आई थिंक ठीक है, मतलब अभी तो बहुत टाइम नहीं हुआ है। मतलब अगर कांग्रेस से कंपेयर करें तो 70 साल वर्सेस अभी 10 साल, ऐसा नहीं है कि अभी तो चलने दे, मतलब चलेगा और देखते हैं लेट्स सी कि क्या। मतलब मेरा पॉइंट है कि वो सह तो देते हैं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस कि ये सह तो 1990 में भाजपा दे दी थी, पर हम्म 1990 में जनता उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। हम्म हम्म ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने उसके सह तो देते रहे, पर वो जनता का जब मन बनता है तभी वो बनता है, तो सह देते रहेंगे लोग, माहौल बनाते रहेंगे, बट मेरे ख्याल से जनता काफी जागरूक है, काफी, मतलब जितना हम लोग हमेशा जनता को अंडरस्टिमेट करते हैं वो वैसा नहीं है, मतलब वो काफी जागरूक है, काफी वो है, तो मेरे ख्याल से जब ये अति होने लगेगा तो जनता पुल डाउन भी करेगी। अब देखिए, मतलब बड़े बड़े इंदिरा गांधी को पुल डाउन किया उन्होंने। ठीक है, तो जनता को लगेगा कि, और पॉलिटिकल पार्टी का भी सक्सेस वही है कि वो जनता के मूड को समझ ले कि जनता अत्याचारी है, तो वो भी टोन डाउन करे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड द पब्लिक, कि जो जिसको ज्यादा अच्छा समझेगा वो ज्यादा अच्छा से इसका वो कर पाएगा, ज्यादा लंबे तक शासन में रह पाएगा। एक चीज लेकिन हुई है इस पूरे राम मंदिर जो पूरा एक मूवमेंट, और मतलब अभी वाला जो हुआ है पिछले 10-20 दिन से, कि और हमारे भी अभी डिस्कशन में राहुल गांधी का नाम कहीं नहीं आ रहा है मतलब वो ऐसा हो गया है कि इग्नोर कर दिया गया है उनको पूरी तरह से। उनका ऐसा नहीं है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। तो वो ठीक है कि सीट्स कितनी आती है वो, लेकिन एक जो रिलेवेंसी है वो कहीं ना कहीं कम होती मेरे हुई। ख्याल से ये रेलेवेंसी, अगेन मैं बैक टू वही आऊंगा कि ये रेलेवेंसी राम मंदिर का हम्म रोल नहीं, हम्म ये रोल राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके एजेंडा सेटिंग का है। भाजपा ने राम मंदिर बोला, जनता में रेजोनेट हुआ, तो आज चर्चा का विषय है। कांग्रेस, राहुल गांधी ऐसी बात क्यों नहीं बोल पा रही है, ऐसी बात क्यों नहीं जनता के पास ले पा रही जो जनता में रेजोनेट करे और जनता उसकी बात करे। सो हम्म आई थिंक ये डिस्कनेक्ट का है कि प्रॉब्लली जनता को जो चाहिए वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं, या वो जो बोल रहे हैं उसे जनता कनेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये वो, मैं जो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ाते भी है कि जनता का नब्ज समझना, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो करंट कांग्रेस की लीडरशिप है वो नब्ज समझने में सही नहीं समझ पा रही, और जो भी वो बोल रही है वो कनेक्ट नहीं करा। तो इट्स 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 नथिंग टू डू विद राम मंदिर, इट्स अबाउट कांग्रेस। कांग्रेस को राम मंदिर में जाना है, नहीं जाना है, विरोध कर रहा है, समर्थन कर रहा है, वो इररिलेवेंट है। कांग्रेस को जो करना है, भाजपा को जो करना है वो तो कर रही है ना, राम मंदिर बोल रही है, कर रही है, एजेंडा सेट कर रही है। कांग्रेस को जो करना है वो उसकी एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है दूर दूर तक। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट क्लू, और जब तक ये रहेगा तब तक वो नेता भी रेलेवेंट रहेगी, पार्टी भी रेलेवेंट रहेगा, वो मुद्दा भी रेलेवेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये तो प्योर डिस्कनेक्ट की बात है। ठीक है, आई थिंक। ठीक है, थैंक यू, विल कीप ऑन। हम लोग जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दें कि अगले वीक से विल हैव द मंथली वाइंड अप, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन के अराउंड जो भी चीज चल रही है उस पर विल हैव अ डिस्कशन एंड विल शेयर विद यू गाइस। ठीक है। Till then, do subscribe to this channel and keep watching. Thank you. थैंक यू एवरीवन।